हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम संपूर्ण हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम वर्णमाला का ये 5वां वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे आपको पता है, हम व्यंजन पढ़ रहे थे और व्यंजन में हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन आदि के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले अगर 4 वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा 5वां वीडियो है। तो हम चलते हैं, आज देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में, फिर इसके बाद हम बहुत सारा कुछ देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 5वां वीडियो। ठीक, तो आपको पता है कि ये सब हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। ये पूरा स्पर्शी व्यंजन के बारे में हमने पूरा देख लिया था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते। आज हम देखने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन। और आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और संपूर्ण आप देखना चाहते हैं संपूर्ण हिंदी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। इसी चैनल प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां जाकर के आपको एक क्रम में वीडियो लगे हुए मिल जाएंगे, वहां पे आप पूरा सेक्शन देख सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल का है ज्ञान आरबीएल, जिस पर हम क्या चला रहे हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसका भी लिंक हम नीचे मिल जाएगा आपको, वहां जाकर के आप देख सकते हैं पूरा हिंदी साहित्य। तो दोनों जगह से आप विजिट करके पूरा हिंदी कवर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, व्यंजन का दूसरा भाग क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होते हैं। देखिए अंतस्थ क्यों बोलते हैं इनको, हम इनका देखते हैं। देखिए इन व्यंजनों को अंतःकरण से उच्चारित होने के कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं। देखिए अंतस्थ मतलब क्या होता है, भीतर रहने वाला, जो भीतर से, यानी हम कह सकते हैं कि ये अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, बिना जीभ की क्रिया के ही इनका उच्चारण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप बोल के देखिए यार अलावा, है ना, तो ये क्या होते हैं, अंदर ही अंदर बोले जाते हैं। ठीक, और इनकी संख्या पूछा जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ पूछा जाता, अंतस्थ व्यंजन देखिए इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो देखिए इनकी संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो देखिए ये सभी चारों व्यंजन सघोष अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सघोष अल्पप्राण होते हैं ये चारों के चारों व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? तो यार अलावा, देखिए यार अलावा, ये चारों याद रख लेंगे, अपने जवान पर रट लेंगे। क्या यार अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब देखिए इनमें हम सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। देखिए या क्या है दोस्तों, यसा नाम तालु, ये तालव्य व्यंजन है। अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो ये क्या है दोस्तों, तालव्य है। ठीक, वहीं रा क्या है दोस्तों, मूर्धा है। क्या है, मूर्धा। और ला क्या है दोस्तों, दंत है। और एकमात्र वर्ण है जो दंतोष्ठ है दोस्तों, कौन सा है आपका, वाह वकील। क्या, वाह। अब इन्हीं की हम सारी कैटेगरी को अलग अलग बांट के देखते हैं। जब हम बात करते हैं दोस्तों अर्धस्वर व्यंजन की, क्या, अर्धस्वर व्यंजन की, तो आपको पता होना चाहिए या और वाह दोनों, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य होता है। क्या दोस्तों, इन्हें हम अर्धस्वर बोलते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। किनका, या और वाह का। याद रखेंगे, या वाह को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर भी कहा जाता है। और या वाह को ही हम संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में कोई संघर्ष नहीं निकलता। या वाह आराम से निकल जाएगी आवाज, कोई संघर्ष नहीं होगा, इसीलिए हम अर्धस्वर को ही दोस्तों संघर्षहीन भी कहते हैं। याद रखेंगे। देखिए इन्हें हम अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, देखिए जैसे हम लिखते हैं क्या, गई। ठीक है, देखिए या और वाह को अर्धस्वर क्यों लिखते हैं, देखिए अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, देखिए आधे स्वर जैसे यूज होते हैं और व्यंजन जैसे आधे यूज होते हैं। देखिए या है यहाँ पे क्या, या गई लिखे तो या लिख दिया। अब या की जगह हम स्वर का भी यूज कर सकते हैं, ई भी है ना। उसी प्रकार से जैसे कौवा लिखा हमने, ये भी कौवा सही और ये भी कौवा सही है, तो इनको हम स्वर की तरह भी यूज कर लेते हैं दोस्तों, इसीलिए इनको अर्धस्वर हम कह सकते हैं। देखिए या को हमने ई लिख दिया, गई इस तरह लिखा, इस तरह भी गई लिख दिया, ये भी सही है। ठीक, कौवा इस तरह लिख दिया, ये भी लिख दिया गया, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है, तो या और वाह दोस्तों क्या है, अर्धस्वर है। और इन्हीं को हम संघर्षहीन भी व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 बता देना, या वाह। ठीक है, अर्धस्वर कितनी है, 2 बता देना, या और वाह। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, लुंठित या प्रकंपित। दोस्तों देखिए लुंठित क्या होता है, इसके उच्चारण में जीभ क्या होते, लुंठित होती, प्रकंपित जीभ क्या होते, लुंठित, रुक जाते ना, रा बोले रा तो आपका जीभ क्या होगी, एकदम गोल
गोल हो जाएगी लुढ़कने जैसे, ठीक है। तो ये कहा जाएगा आपका लुंठित का दोस्तों रा, और इसी को हम प्रकंपित भी बोलते हैं। क्या होता है? प्रकंपित होता, प्रकंपन होता, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे रा को हम क्या बोलते हैं? लुंठित और प्रकंपित कहते हैं। और वही बात कर लेते हैं पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो इनके उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करे परंतु पार्श्व से हवा निकल जाए। ला बोले ला, देखिए जीभ जो है तालु को स्पर्श करेगा मगर हवा जो है आपके मुख के बगल से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पार्श्विक। पार्श्व मतलब होता है बगल का, ठीक है। तो ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। देखिए दोबारा हम देख लेते हैं, हमने कितने देखे अंतर से व्यंजन, या वा रा ला, ठीक है, या वा रा ला। तो या वा क्या है दोस्तों? अर्धस्वर है, संघर्षहीन है, याद रखेंगे क्या है? संघर्षहीन है, और क्या है? अर्धस्वर है, ठीक है। रा क्या है दोस्तों? रा आपका क्या है? लुंठित है, ठीक। क्या है? रा से लुंठित है दोस्तों, और ला क्या है? पार्श्व। देखिए ला क्या है? ला से लुंठित नहीं होगा, ला से पार्श्व हो जाएगा और रा से लुंठित हो जाएगा, ठीक। तो ला वाला ला से शुरू नहीं होगा, यानी ला जो है लुंठित नहीं होगा, रा हो जाएगा लुंठित और ला क्या होगा? पार्श्व हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, इनको आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते हैं। तीसरा भेद क्या है दोस्तों? उष्म या संघर्षी व्यंजन। देखिए इनको उष्म संघर्षी व्यंजन को कहते हैं, उष्मा निकलती। क्या दोस्तों? इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से मुख से उष्मा निकलती, इसीलिए इनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए जब हम बोलते हैं सा सा सा, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो अक्षर है आपके मुंह में कहीं ना कहीं रगड़ के निकल रहे हैं, और रगड़ने से क्या होता है? हमेशा उष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इनको उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है। उष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि उष्मा निकलती है। दूसरी चीज संघर्षी को कहते हैं क्योंकि ये संघर्ष करते हुए निकलते हैं, इसीलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। याद रखेंगे उष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। सा 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 हा, मतलब तीनों तरीके के सा आ जाएंगे दोस्तों, और हा हा ला जाएगा। देखिए वहां पे हम बात करेंगे कि जो तीनों प्रकार के सा 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 हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? अघोष महाप्राण होते हैं। और हा क्या है दोस्तों? सघोष महाप्राण। तो ये भी याद रखेंगे, जो सघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, वैसे हम इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मगर फिर भी आपको धीरे धीरे याद करते चलना है। देखिए ये वाला सा है, सरौता वाला सा है, संदीप वाला सा है, मेरा वाला, ये क्या है? दंत है। इसका उच्चारण क्या है? दंत है। सीटी वाले क्या होता है? तालु होता है, इचुसा नाम तालु। और खड़कोड़े वाला खा का क्या होता है? मूर्धा होता है। और हा क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है, ठीक है। क्या होता है? कंठ होता है। अब देखिए हम बात करते हैं इनको याद कैसे रखेंगे, कौन से संघर्षी कौन से क्या है। तो देखिए आप सा हा, तो ये रख लेना। अब देखिए आप अगर कहते हैं उष्म व्यंजन, क्या? उष्म व्यंजन, तो उष्म में देखिए खड़कोड़ा वाला खा रहा है, इस तरह से याद रख लेना कि जो खड़कोड़ा वाले खा हैं, तीनों सा जो हैं दोस्तों, वो क्या है? उष्म व्यंजन होंगे। अगर आप संघर्षी लिखते हैं तो संघर्षी में हम देखते हैं दोस्तों कि 2 प्रकार के इसमें खुद ही सा आ रहे हैं, ये वाला भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इस तरह से याद रख लेना कि उष्म और संघर्षी क्या होते हैं? सा वाले। तो सा 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 हा, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि हम हा को दोस्तों स्वर यंत्र या फिर काकल्य व्यंजन कहते हैं। और ये आपका ये जो काकल्य पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा काकल्य व्यंजन है, ये आपके फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे हा को हम स्वर यंत्र बोलते हैं और काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। तो काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? हम हा हल को दोस्तों, ठीक है। काकल्य व्यंजन किसको बोलते हैं? हा हल को। और ये होता क्या है? कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज और बता दें, जो आपका ये संघर्षी व्यंजन है दोस्तों, सा सा सा, इनके प्रयोग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कहीं कहीं पे हमका सुषमा लिखना तो हम किस तरीके से लिख देते हैं, गलत कर देते हैं, इनका उच्चारण एक स्थान हम भूल जाते हैं, ठीक। तो देखिए किस प्रकार से आपको आज की बात कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। देखिए जब सा 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 इन तीनों का प्रयोग में बहुत भ्रम होता है, तो इसे समझते हैं कि शुद्धवर्तनी की दृष्टि से हम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करेंगे, देखिए जब किसी शब्द में ये 3 अक्षर आए, कौन सा? पहले सीटी वाला, सरौता वाला, खड़कोड़ा वाला आए, तो इनका प्रयोग भी हम इसी क्रम में करेंगे, ठीक। पहले सीटी वाला लिखेंगे, फिर सरौता वाला, फिर खड़कोड़ा वाला। देखिए जैसे शासन में क्या है, अब शासन ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्या ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सीटी वाला है तो सीटी वाला पहले होना चाहिए, देखिए सीटी वाला फिर सरौता वाला आया। इसके बाद शासक में सीटी वाला फिर सरौता वाला। प्रशंसा देखिए सीटी वाला फिर सरौता वाला, अब देखिए सीटी वाला सरौता वाला। अब देखिए यहाँ सीटी वाला खड़कोड़ा वाला, पहले सीटी वाला आएगा फिर खड़कोड़ा वाला। देखिए सीटी वाला है, अब सरौता वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खड़कोड़ा वाला है, एक क्रम से रहेंगे। देखिए सीटी वाला, खड़कोड़ा वाला, सीटी वाला, खड़कोड़ा वाला, सीटी वाला, खड़कोड़ा वाला, सीटी वाला और खड़कोड़ा वाला, ठीक। तो ये चीजें आपको भ्रम से आपको दूर कर देनी है। कहीं भी अगर शुद्धवर्तनी आती है तो पहले सीटी वाला होगा,
फिर सरौता वाला होगा और फिर खटकोड़ा वाला। एक चीज और याद रखें, थोड़ा सा अपवाद भी है, क्योंकि जो उपसर्ग है दोस्तों उपसर्ग वाले नहीं होना चाहिए। देखिए कभी कभी उपसर्ग लगने से इनका क्रम बदल जाता है। देखिए सुशीला, जैसे सु प्लस शीला, शीला देखिए सु क्या है उपसर्ग है, सुशील में सु उपसर्ग है, सुशासन में सु उपसर्ग है, इसलिए देखिए सरौता वाला पहले आ गया। तो ये क्या है उपसर्ग वाले को छोड़ के बाकी सारे शुद्धवर्तनी इसी तरीके से इसी क्रम में लगाए जाएंगे। तो याद रख लेना, ठीक है। सु जो है वो सरौता वाला पहले क्या होगा, सीटी वाला होगा, फिर सरौता वाला, फिर खटकोड़ा वाला। तो इस क्रम में आएंगे, केवल और केवल क्या आपको उपसर्ग वाले शब्द छोड़ के, ठीक है। नहीं सुशीला आप बता दो कि सर सुशील में सरौता वाला लिखा था पहले, तो ऐसा फिर हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि कौन से उपसर्ग वाले हटा देंगे। अब देखिए सा और सा के प्रयोग में अंतर क्या होता है, आपको पता है कि सा की जगह हम सा लिख देते हैं। अब देखिए आपको इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये शब्द युग्म के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। जैसे अंश और अंश, देखिए यहाँ सीटी वाला है, यहाँ सरौता वाला, बहुत अंतर हो गया। देखिए सीटी वाले का अंतर मतलब क्या होता है, कंधा, ठीक, भाग होता है, और इसका क्या होता है, कंधा होता है। देखिए सकल और सकल में दोस्तों ये सीटी वाले का मतलब क्या होगा, खंड हो जाएगा, और सकल मतलब इसके सरौता वाले क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा। सर और सर दोस्तों, सर मीन्स का होता है बाण, और सर मीन्स का होता है तालाब। शंकर और शंकर, देखिए शंकर एक होता है महादेव, देखिए सीटी वाले सा का मतलब महादेव हो गया, और सरौता वाले सा का मतलब हो गया मिश्रित, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि सीटी वाले सा और सरौता वाले सा में अगर दिक्कत कर दी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाने वाली है हिंदी में दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन, ठीक, क्या संयुक्त व्यंजन दोस्तों। जो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो दो चीजों से मिलकर बनती है। हमने संयुक्त स्वर भी देखे थे, कौन कौन से, ए ओ और औ। आपको देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आपने पढ़ रखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये किससे मिलके बनते हैं। क्या ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये किस संयुक्त स्वर है दोस्तों, ये किन किन शब्दों से मिलके बनते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। आप बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये भी दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपने पढ़ा होगा छत्रंग यात्रा, क्या छत्रंग यात्रा। अब देखिए छा किससे मिलकर बनता है, का और सा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए का और सा से। अब का को हलंत लगना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपका आएगा कहीं कहीं पे, देखिए आपको समझाते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी देगा का और प्लस सा दे देगा। पहला ऑप्शन बोलेगा छा छत्री किससे मिलकर बनता है, फिर दूसरा दे देगा आपको का और प्लस खा दे देगा, ठीक है, और फिर तीसरा दे देगा दोस्तों का, ठीक है, तीसरा क्या दे देगा, का और प्लस खा दे देगा, और चौथा आपका ये वाला दे देगा। आपको ये वाला करना है। पहला देखिए हम क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, आधा होगा। तो हमारा ये चीज समझना है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दे सकते हैं, का को आधा किया, फिर सा को भी आधा कर देंगे, और फिर आ लिख देंगे। तो ये भी सही है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसमें हलन लगा के इसका भी आ निकाल लेगा। तो चीजें याद रखेंगे, ठीक है। देखिए छा किससे मिलकर बनता है, का और सा से छा मिल गया, त्रा तारा त्रा। देखिए याद क्या करना है, इसमें खुद ही निकल रहा है कि छा काशा, त्रा तारा, ज्ञा जा इया, और सा सारा, है ना। तो ये चीजें चार के चारों हैं, इनका आप जरूर याद रखें किससे मिलके बनते हैं। और ये क्या है, संयुक्त है क्योंकि मिलके बन रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि छा किससे मिलके बनता है, का और खटकोड़ा वाले सा से। का के नीचे हलंत होना चाहिए, पहले वाले नीचे हलंत जरूर होगा, ठीक है। त्रा ता हलंत होगा, ता क्या होगा, स्वर रहित, और इसको स्वर सहित। देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्वर रहित, स्वर हटाने पर स्वर रहित जाता, और इसको क्या बोलेंगे, स्वर सहित, ठीक। तो ये ता और त्रा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे हमारे क्या, संयुक्त व्यंजन, ठीक दोस्तों। अब देखते हैं द्विगुण व्यंजन का होता है। द्विगुण, दो गुण हो दोस्तों, समझिएगा। देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, देखिए इनके उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या होता है, अड़ा अढ़ा, है ना। देखिए इनके जो उच्चारण में होता है द्विगुण व्यंजन क्या बोलते हैं, जिनके उच्चारण में क्या होता है दोस्तों, जीभ झटके से ऊपर जाती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त, है ना। उत्क्षिप्त मतलब उच्छिन्न होना, जैसे कहते हैं गांव में उच्छिन्न, तो मतलब कि फेंकना, ठीक है, वही होता है उच्छिन्न, है ना। तो उसी से बना है ये उच्छिन्न व्यंजन। देखिए इनकी संख्या कितनी है, 2 है दोस्तों। क्या है, 2 है दोस्तों। अब देखिए ये होते हैं 2, ठीक है। इनको आप पढ़ते होंगे क्या, टा वाले वर्ग में आप देखोगा, स्पर्श व्यंजन के टा वाले वर्ग में देखा डा और ढा। देखिए डा और ढा, बस इनके नीचे हम बिंदी लगाने से ये क्या हो जाते हैं, उत्क्षिप्त बन जाते हैं, ठीक है। और ये बिंद होती जो ये दोस्तों किसकी होती है, ये ताड़न जात बिंदु होती है। इनको हम ताड़न जात बिंदु बोलते हैं दोस्तों। आपको पता है, हमने कई बार बता दिया कि आप किसी भी तरीके से आप जब लिखते हैं अक्षर, तो वहां पे 4 तरीके के बिंदु आपको देखने को मिलते होंगे इस तरीके से। देखिए ये क्या होता है, इसे हम अनुस्वार बिंदु बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अंक में आपको क्या लगेगा, यही वाला बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पंचमा अक्षर बिंदु। क्या बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, चारों बिंदु याद रख लीजिएगा। अगर देखिए
देखिए आपको पहली बार पता चला, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सर हमने ये बिंदु वाला तो चारों चार बिंदु इसको पहली बार सुना है, ठीक है। तो पंचमा अक्षर बिंदु बोलते हैं इसको, ये केवल और केवल अंगा पे लगता है, आपने देखा भी होगा है ना, केवल केवल का वर्ग के आखिरी वर्ण पे केवल केवल एक वर्ण पे लगता है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको आप अगर बोलते हैं इसको ताड़न जात बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ताड़न जात बिंदु, ये लिखा है ताड़न जात बिंदु। ये केवल केवल दो अक्षरों पे लिखता है दोस्तों, कौन से, डा के नीचे और ढा के नीचे। तो जब लगने के बाद इसको हम अड़ा और अढ़ा पढ़ते हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, इसको हम नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। क्या दोस्तों, नुक्ता चिन्ह। ये 5 वर्णों पर लगता है, का, खा, गा, जा और फा पे दोस्तों, जिन पे भी लगता है ये अरबी वाले फारसी वाले शब्द बन जाते हैं। तो ये 5 पे लगता है, और ये केवल और केवल 2 पे लगता है, ये 1 पे लगता है, और ये भी केवल 1 पे लगता है, केवल और केवल आप पे, ठीक। तो ये चीजें हमने 4 बिंदु देखे हैं, 4 बिंदु होते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों जब हम डा और ढा के नीचे ताड़न जात बिंदु का प्रयोग करते हैं तो वो उपक्षिप्त या फिर क्या हो जाता है, द्विगुण व्यंजन हो जाता है। देखिए अब इन जब बिंदी लग जाती है दोस्तों, तो इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए इनको हम उत्क्षिप्त बोलेंगे, ठीक है, उत्क्षिप्त बोलेंगे, नवविकसित व्यंजन बोलेंगे, द्विगुण व्यंजन बोलेंगे, या फिर ऊपर से फेंका हुआ व्यंजन भी इनको कह सकते हैं। अब देखेंगे खास बात क्या होती है दोस्तों, क्या खास बात क्या होती है, देखो इनको हम स्वर रहित नहीं कर सकते, यानी आधा इनको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए हम क्यों नहीं कर सकते ये भी हम बताने वाले हैं। देखिए अब ये ऐसे लिखाते हैं, क्या ऐसे लिखाते हैं, ये ऐसे। अब देखिए जब हम आधा करेंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा एक चिन्ह लगेगा हलंत का। तो आपको पता है कि देवनागरी लिपि में एक जगह 2 चिन्ह नहीं लगते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पहले से ये क्या है, पहले से दोस्तों ये बिंदु लगी है, तो यहाँ पर हम ये हलंत वाला चिन्ह नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इनको हम आधा नहीं कर सकते। ये तो आपका नॉर्मल समझ है, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या है, इनसे कोई भी नया शब्द शुरू नहीं होगा। अब आपने शायद देखा हो तो आप कहीं हमको कहने लगो सर जी जैसे ढक्कन लिखा था, ढक्कन में शुरू हो गया, भैया ढक्कन में यहाँ पे नीचे नहीं होता, ठीक है। आपने कभी भी देखा ये ढक्कन ऐसे लिखा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप भूल जाइए, ठीक है। इस डाल भी लिख देते, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदी नहीं होगी, ठीक है। तो बिंदी वाले यानी कि जो आपके द्विगुण व्यंजन है, इनसे कोई भी नया शब्द शुरू नहीं होता है। अगर शुरू हो तो हमें बता दीजिएगा, हम भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए हिंदी में प्रयोग होने वाले तुर्की शब्द के 2 ही भाषा, तुर्की भाषा केवल 2 शब्द हैं, ठीक है। ये जो अड़ा और अढ़ा है दोस्तों, ये तुर्की भाषा के शब्द माने जाते हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे कि कौन से, ये द्विगुण व्यंजन जो है ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। देखिए अब देखिए इनके प्रयोग देखते हैं, जैसे सड़क में ये देखिए है ना, पढ़ना में जो था, गाड़ी में, गढ़ में है ना, आजमगढ़ में। देखिए एक चीज बताते हैं, जब ये होता है तो इसको हम डी लिखते हैं ना, डी लिखते हैं, और मगर इसके नीचे अगर ये ले आता है तो इसको हम आर लिखते हैं। जैसे कि हमें क्या आजमगढ़ लिखते हैं तो AJAMGARH गढ़ लिखते ना, GAD नहीं लिखते थे, गढ़ लिख दिया ना। तो ये चीजें हैं, जब ये अढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, अड़ा और अढ़ा पढ़ते हैं ना, आ लगा देते अड़ा, अढ़ा और अढ़ा, है ना। तो ये चीजें इस तरीके से हम पढ़ते हैं, इनको हम द्विगुण या फिर नवविकसित व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं आगत या ग्रहित व्यंजन। क्या दोस्तों, आगत या ग्रहित व्यंजन। आगत मतलब क्या, आना, है ना। तो जो बाहरी शब्द आएंगे उनको हम आगत या ग्रहित बोलते हैं। देखिए ये अरबी फारसी के शब्द, भाषा के शब्द होते हैं, समझिएगा। आगत या ग्रहित की बात कर रहे हैं। आगत या ग्रहित शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये अरबी फारसी भाषा शब्द होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इनका निर्माण नुक्ता बिंदु लगाने से, हमने बोला था जो आगे लगेंगे, ठीक है। जो हमने बताया था ना कि एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, तो ये जो यहाँ पे लगेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इनकी जो होता है, इनके नुक्ता चिन्ह बिंदु लगाने से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। देखिए कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। क्या, का, खा, गा, जा, फा। जैसे आप फैजाबाद लिखेंगे दोस्तों, फैजाबाद, तो जो फैजाबाद आप लिखते हैं दोस्तों, तो फैजाबाद में दोस्तों क्या होता है, जा के नीचे बिंदी होगी, फैजाबाद। मजदूर, तो मजदूर होता है दोस्तों, देखिए ये मजदूर होता है, इस तरह लिखा जाएगा। अगर ये बिंदी लिखा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अखबार में दोस्तों खा के नीचे लगा होता है, इस तरीके से देखते हैं सेंटेंस होता है, ठीक है। देखिए जब इनके नीचे बिंदी लगती है दोस्तों, तो इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। का, खा, गा, जाफा। अगर आपसे कोई पूछता है कि नुक्ता बिंदु कितने शब्दों के आगे लगता है दोस्तों, तो कितने, 5। का, खा, गा, जा और फा दोस्तों याद रखेंगे। ये फारसी भाषा के 5 शब्द हैं जिन्हें हिंदी में प्रयोग लाया जाता है। कितने हैं, 5 हैं। देखिए किसने बताया, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था कि इन 5 वर्णों के आगे अगर नुक्ता चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, तो ये अरबी फारसी के हो जाते हैं, ठीक है। पहले ये हिंदी के हैं, अगर इनके आगे हम अगर लगा देते हैं का के आगे, तो ये क्या हो जाएंगे, अरबी फारसी के चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए
कहीं कहीं देखिए शिवप्रसाद सितारे ने तो इसको स्वीकार कर लिया, मगर देखिए पंडित किशोरीदास वाजपेयी और पराडकर जी, टंडन जी तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को ये स्वीकार नहीं है। इसका मतलब कि प्रयोग स्वीकार नहीं है। मगर दोस्तों हम बता दें इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर नुक्ता चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करते दोस्तों तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। देखिए कैसे, मान लिया आपने लिखा खुदा, ठीक है, तो खुदा देखिए दोस्तों आपने खुदा लिख दिया और नुक्ता चिन्ह नहीं लगाया, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब खुदाई जो किया आता है तो खुदाई हो जाएगा। अगर नुक्ता चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब क्या, ये खुदा हो गया, खुदा है ना, तो ये होगा ईश्वर वाला। तो इसलिए देखिए बहुत बड़ा अंतर होगा नुक्ता चिन्ह का केवल, ठीक है। जीना, देखिए जीना मतलब का जिंदगी, और जो अगर हम इसमें नुक्ता चिन्ह लगा, जीना मतलब होगा सीढ़ी दोस्तों। देखिए जीना है, ये जीना है ना, तो ये चीजें आपको याद रखना, नुक्ता चिन्ह का भी अपनी जगह बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ये जो अरबी फारसी शब्द हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान है अपनी हिंदी में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप मत भूलिएगा। चलिए एक देख लेते हैं वैदिक व्यंजन और फिर इसके बाद हम लास्ट करते हैं। वैसे वैदिक व्यंजन का ज्यादा यूज है नहीं, मगर समझ लीजिए, देखिए वे व्यंजन वर्ण वेदों तक ही सीमित रह गए, ठीक है, हिंदी में जिनका प्रयोग नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैदिक व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी, एक है। देखिए आज भी इसका प्रयोग मराठी में होता है दोस्तों, किसमें, मराठी में होता है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लुंठित रा बोलते हैं। इस तरीके से ये होता है वैदिक व्यंजन, ठीक। ये आपने वेदों पुराणों में देखा होगा, ठीक, इसे लुंठित रा के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज को आपको क्लास एक कैसी लगी दोस्तों हमें बताइएगा, और आप हमें जरूर बताइएगा कि बिंदु वाला पहले से आप जानते थे कॉन्सेप्ट या नहीं जानते थे। और हमने पूछा था कि ए आई ओ औ किससे मिलके बनते हैं, इनका ये जो संयुक्त स्वर हैं किससे मिलकर बनते हैं। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इसका हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आने वाले हैं। इसीलिए हम देखिए पूरी संपूर्ण हिंदी पढ़ाएंगे। अगर आप लोग रुचि दिखाते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप जोड़ते हैं तभी ये सब काम संभव हो पाएगा, नहीं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हमारा भी मन नहीं लगने वाला, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।